तो जी हाँ, लास्ट क्लास में हमने आपसे जो बातें करी थी वो आप देख सकते हैं कि हम लोक प्रशासन का अर्थ और परिचय इस टॉपिक पर आपसे चर्चा कर रहे थे। हमने आपको लोक प्रशासन के अर्थ के बारे में ये बताया था कि लोक प्रशासन के अर्थ को दो अलग अलग संदर्भों में देखा जाता है। एक तो लोक प्रशासन एक गतिविधि के रूप में, लोक प्रशासन एक गतिविधि के रूप में और एक सरकारी गतिविधि के रूप में, ये देखिए यहाँ पे है, और लोक प्रशासन एक विशेष विषय के रूप में। इन दोनों ही बारे में लोक प्रशासन के अर्थ को हम लोग समझते हैं। इसके पहले हमने आपको प्रशासन के बारे में बताया था कि जब कोई साझे और सामान्य हितों को प्राप्त करने के लिए एक साथ किया गया सामूहिक प्रयास को हम लोग प्रशासन कहते हैं। जब यही काम राज्य के द्वारा किया जाए, जब यही काम सरकार के द्वारा किया जाए, जब इसी प्रशासन की इस गतिविधि को सरकारी गतिविधि के तौर पर देखा जाए तो उसको हम लोक प्रशासन कहते हैं। ठीक है। और एक विषय के रूप में कहा जाए तो हमने आपको बताया था कि लोक प्रशासन एक विषय है जो आज के टाइम में कई यूनिवर्सिटीज़, कई कॉलेजेस में पढ़ाए जाते हैं, जिसके फादर वुडरो विल्सन को कहा जाता है। और यह सामाजिक विज्ञान की एक सोशल साइंस का एक ब्रांच है। तो ये सारी बातें आपके साथ हो चुकी थी। फिर हमने अलग अलग कुछ बताया कि वुडरो विल्सन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अर्थ के बारे में क्या बताते हैं या किस तरीके से उसको परिभाषित करते हैं, एल डी वाइट किस तरीके से परिभाषित करते हैं, लूथर गुलिक ये किस तरीके से परिभाषित करते हैं, ये सारी बातें आपके साथ चर्चा हुई। फिर हमने ये बताया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो अर्थ होता है, इसके दो अलग अलग फिर से अर्थ, एक संकीर्ण अर्थ है इसका और एक व्यापक अर्थ है इसका। इसके संकीर्ण अर्थ के अंतर्गत केवल कार्यपालिका को शामिल किया जाता है। ये लूथर गुलिक वगैरह कुछ ऐसे विद्वान हैं जो इनके इसके समर्थक हैं। जबकि व्यापक अर्थ में कहा जाता है कि नहीं, ये कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों ही से संबंधित जो एक्टिविटीज़ हैं, जो क्रियाविधियां हैं, जो क्रियाकलाप हैं, ये सब के सब आते हैं लोक प्रशासन के अंतर्गत। इसके अलावा लोक प्रशासन की कुछ विशेषताएं आपसे हमने उस दिन चर्चा की कि यह लोक नीति से संबंधित होता है, यानी पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड होता है। इसमें सार्वजनिक हित जुड़े होते हैं, कोई किसी का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता है, कोई निजी हित नहीं होता है। इसमें क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा होता है। इसमें वांछित लक्ष्य होते हैं, यानी एक तरीके से कैलकुलेटेड कुछ टारगेट्स होते हैं, या सामूहिक और समन्वित प्रयास होता है ना, एक साथ कलेक्टिव एफर्ट होता है इसके अंतर्गत। ये निजी प्रशासन से, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत कई मायनों में डिफरेंट है। हमारा ये भी एक टॉपिक है, निजी प्रशासन और लोक प्रशासन दोनों के मध्य में तुलना। फिर शासन की 3 शाखाओं से संबंधित है। 3 शाखा मतलब कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। और सरकार को सेवा प्रदाता की भूमिका निभाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है लोक प्रशासन। तो ये कुल मिलाकर के कुछ विशेषताएं आपको बताया गया था, यहाँ तक आपकी चर्चा हुई थी। अब जब आप आगे बढ़ते हो तो इस टॉपिक पे आपको और क्या क्या चीज़ें जानना होता है। देखिए, इस टॉपिक पे हमें जो हमारा टॉपिक है वास्तव में क्या है, सिलेबस क्या दिया है। तो सिलेबस में 3-4 चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है। जैसे एक है, तो एक जो हम पढ़ लिए वो है अर्थ एवं परिचय। आपके सिलेबस में इस शब्द का जिक्र किया गया है, और जितना हमने आपको बता दिया था पिछले क्लास में वो मेरे ख्याल से काफ़ी हुआ। इसके अलावा एक टॉपिक आपको पढ़ना है, लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र। ठीक है, एक टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र। और या कार्य क्षेत्र की जगह आप इसको विषय क्षेत्र भी बोल सकते हो, सब्जेक्ट एरिया इसका क्या है, तो ये पढ़ना है। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, तो इसके अलावा इसमें एक और डायमेंशन पढ़ना है जो है कि लोक प्रशासन का महत्व क्या है। ये टॉपिक आपको अभी फर्स्ट लेसन में आपको जो जेपीएससी पेपर 4 जो है, पेपर 4 का जो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो पार्ट है, उसका जो पहला टॉपिक है वो यही है, यही 3 चीज़। तो अर्थ एवं परिचय तो आपने देख लिया। अब आइए कार्यक्षेत्र या विषय क्षेत्र के बारे में आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। दूसरी बात, आप हमारे ऐप में, ठीक है, उर्मिला क्लासेस ऐप में जा कर के जो भी टॉपिक यहाँ पढ़ते हैं उसका बेहतरीन हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप कर लीजिएगा, ऐप में ही मिल जाएगा आपको। ठीक है, स्टडी मटेरियल नाम का एक ऑप्शन आएगा, उसी में आपको मिलेगा। चलिए ठीक है, अब आइए अपने टॉपिक पे आज का। तो टॉपिक है हमारा कि लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र। लोक प्रशासन का
का कार्य क्षेत्र। अब देखिए समझिए, कार्य क्षेत्र का मतलब क्या होता है। मतलब जब आप लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में लेते हैं, जब आप लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं, तो आखिर इस विषय के दायरे में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इस विषय के अंतर्गत आपको किन किन और चीज़ों का, किन किन चीज़ों का अध्ययन करना होता है। समझ में आ रही बात। कौन से समस्याओं के समाधान के बारे में अध्ययन करना होता है लोक प्रशासन के विषय के तौर पर। तो जब किसी विषय के अध्ययन क्षेत्र की जब बात की जाए, आप लोक प्रशासन का कार्यक्षेत्र कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि लोक प्रशासन का अध्ययन क्षेत्र, यानी इस विषय के अंतर्गत वास्तव में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। जब ये आप पढ़ोगे तो वही होता है इसका विषय क्षेत्र। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो इसके अंतर्गत क्या करना है आइए देखते हैं। तो जब भी आप अध्ययन क्षेत्र या कार्य क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, तो पहले तो याद रखिएगा, इसको लोक प्रशासन को ही पहले हम दो भाग में बांटते हैं, समझते चले जाइए। दो भाग में बांटते हैं। एक तो लोक प्रशासन एक एज एन एक्टिविटी, एक क्रियाकलाप के रूप में जब लोक प्रशासन देखते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे के रूप में। दूसरी बात कि लोक प्रशासन एक विषय के रूप में, एक विधा के रूप में, एक फैकल्टी या एक विषय के रूप में जब लोक प्रशासन को आप लेते हैं, तब उसका कार्य क्षेत्र क्या है, यही दो भाग में बांट सकते हैं ना जी। तो क्रियाकलाप के रूप में इसका कार्य क्षेत्र या अध्ययन क्षेत्र को समझना है, और विधा या विषय के रूप में इसका अध्ययन क्षेत्र को समझना है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्या क्या करना है। अब क्रियाकलाप के रूप में पहले देखिए कि जब आप लोक प्रशासन को एक क्रियाकलाप के रूप में देखते हैं, ये देखिए, तो इसके अध्ययन क्षेत्र में क्या कुछ आ जाता है। अलग स्लाइड में लिख देता हूं, लोक प्रशासन एक क्रियाकलाप के रूप में, एक एक्टिविटी के रूप में, ठीक है। तो जब एक एक्टिविटी के रूप में लोक प्रशासन को आप देखते हो, तो ध्यान क्या रखना है कि इसका दो दृष्टिकोण है इसमें। एक को आप बोल देते हो संकुचित दृष्टिकोण, संकुचित, अभी सब क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान विषय में से एक है ये, ठीक है। और एक हो जाएगा आपका व्यापक दृष्टिकोण, व्यापक दृष्टिकोण, ठीक है। बस नोट डाउन करते चले जाइए। संकुचित दृष्टिकोण और व्यापक दृष्टिकोण दो अलग अलग दृष्टिकोण है। इसको एक नैरो अप्रोच और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के रूप में लिख सकते हैं अंग्रेजी में। देखिए संकुचित दृष्टिकोण क्या कहता है। संकुचित दृष्टिकोण ये कहता है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत केवल सरकार का के कार्यपालिका के क्रियाकलाप को शामिल किया जाता है। कार्यपालिका संस्था के क्रियाकलाप को शामिल किया जाता है। समझ, अभी मैं बताता हूं क्या है। जबकि व्यापक दृष्टिकोण ये कह रहा है कि जो सरकार का जो तीनों अंग होता है, तीनों अंग होता है, इन तीनों अंगों के जो एक्टिविटीज हैं उसको शामिल किया जाता है, ठीक है। देखिए अब इसको थोड़ा सा मैं और डिटेल समझाने का प्रयास करता हूं। होता क्या है कि देखिए स्टेट या राज्य या सरकार, या आप वर्तमान दौर में लोकतंत्र कह दें या कोई भी राजनीतिक तंत्र बोल दें, इसके तीन प्रमुख अंग होते हैं। आप लोग अक्सर बहुत बार और कई क्लासेस में आप लोग पढ़े होंगे इस विषय में। इसके तीन प्रमुख अंग होते हैं। एक को आप बोल देते हो कार्यपालिका, थोड़ा सा इसका मैं एक चर्चा कर दूं। एक को आप बोल देते हो विधायिका, और एक को आप बोल देते हो न्यायपालिका। तीन चीज़ें जो आपको पढ़नी होती है, और ये तीन ही अंग होता है सरकार का या राज्य का। कार्यपालिका को अंग्रेजी में बोल देते हो एग्जीक्यूटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी। वहीं विधायिका को अंग्रेजी में बोल देते हो लेजिस्लेटिव बॉडी, और वहीं न्यायपालिका यानी
जुडिशरी इसको बोल देते हैं, या जुडिशियल बॉडी। ठीक है, ये 3 चीज़ें होती हैं किसी भी देश में, किसी भी सरकार का। अब देखिए क्या कह रहा है कि आखिर सरकार की ही जो एक्टिविटी है, इनकी ही जो क्रियाकलाप है, उसी को आप लोक प्रशासन कहते हो। तो इसका क्रियाकलाप कहने का मतलब किसका क्रियाकलाप? कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का क्रियाकलाप। तो कह रहा है, कुछ विचारक ये मानते हैं, कुछ विद्वान ये मानते हैं, कुछ लोक प्रशासन विषय के कुछ जो विशेषज्ञ हैं वो ये मानते हैं कि लोक प्रशासन का जो अध्ययन क्षेत्र या विषय क्षेत्र है वो केवल कार्यपालिका है। और कुछ मानते हैं कि नहीं, केवल कार्यपालिका नहीं, बल्कि पूरे सरकार के तीनों ही अंग के जो एक्टिविटीज हैं वो लोक प्रशासन के अंतर्गत उसको शामिल किया जाना चाहिए। यानी दो अलग अलग कई विचारकों के मध्य एक मतभेद है, विचारकों के मध्य। हमें क्या करना है, हमें दोनों ही विचारकों के, जो दोनों ही प्रकार के जो विचारकों के मत है उसको अपने आंसर में शामिल करना है। हम स्पष्ट लिखेंगे इस तरीके से। लिखने की शैली मुख्य परीक्षा में लिखना ही सबसे बड़ी बात है। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कि किसी भी विषय का कार्यक्षेत्र का तात्पर्य उस विषय के अंतर्गत अध्ययन की जाने वाले विषय वस्तुओं से है। दूसरे शब्दों में एक विषय के अध्ययन क्षेत्र को ही कार्यक्षेत्र कहा जाता है। लोक प्रशासन के कार्यक्षेत्र की चर्चा जब हम करते हैं तो पहले लोक प्रशासन को 2 भागों में बांटकर देखते हैं। लोक प्रशासन एक गतिविधि के रूप में, एक क्रियाकलाप के रूप में, और लोक प्रशासन एक विषय के रूप में। यानी जब लोक प्रशासन एक क्रियाकलाप के रूप में उसके क्या कार्यक्षेत्र हो सकते हैं, और लोक प्रशासन एक विषय के रूप में उसके क्या कार्यक्षेत्र हो सकते हैं। जब हम लोक प्रशासन एक क्रियाकलाप के रूप में देखते हैं तो यहाँ पर विद्वानों के मध्य मतांतर है। 2 प्रकार के दृष्टिकोण नजर आता है। एक संकुचित दृष्टिकोण जिसके अंतर्गत लोक प्रशासन को के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत सरकार का केवल कार्यपालिका संस्था के कार्यों को या गतिविधियों को शामिल किया जाता है, जबकि व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत लोक प्रशासन के अंतर्गत कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों ही अंगों के कार्यों को उसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। तो एक संकुचित दृष्टिकोण हो गया, एक व्यापक दृष्टिकोण हो गया। बस इसी बात को, बहुत इजी चीज है, समझाना है, समझना है। कार्यपालिका का अब देखिए, थोड़ा सा और मैं डिटेल जाता हूं, क्यों ऐसा लोगों ने कहा। वास्तव में देखिए, कार्यपालिका 2 प्रकार के होते हैं। एक स्थायी कार्यपालिका और एक अस्थायी कार्यपालिका। याद रखना है, जो अस्थायी कार्यपालिका होता है उसी को आप अस्थायी कहने का मतलब यह है कि बदल जाते हैं समय समय पर, तो हर 5 साल पे बदलता है। इसको आप राजनीतिक कार्यपालिका भी बोल देते हो, यानी मंत्री परिषद बोल देते हो। भाई सरकार बदल जाएगी, अभी चुनाव हो रहा है, अगर मान लीजिए गलती से दूसरे वाले गठबंधन को, या सॉरी गलती से नहीं कहना चाहिए, मान लीजिए कि अगर दूसरे वाले गठबंधन को मौका मिल जाता है सरकार बनाने का, तो पूरी मंत्री परिषद बदल जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के अलावा इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई और बन जाएगा, ऐसी स्थिति बन जाएगी। और स्थायी कार्यपालिका कहने का मतलब होता है नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी। तो बहुत सारे विद्वान को यह मानना है कि लोक प्रशासन की गतिविधियों के अंतर्गत केवल नौकरशाही की गतिविधि को शामिल किया जाता है। इसी को कहते हैं संकुचित दृष्टिकोण। जबकि जब हम कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों ही की गतिविधियों को शामिल करते हैं उसको कहते हैं व्यापक दृष्टिकोण। तो एक सिंपल विषय क्षेत्र या अर्थ क्षेत्र को आपको समझाने का मैंने प्रयास किया। अब जरा सा मैं फिर आगे बढ़ता हूं, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हम ये बोलेंगे अंत में कि हालांकि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों ही सरकार के अभिन्न अंग हैं, और इसीलिए लोक प्रशासन की एक अंतर्गत इन तीनों ही संस्थाओं की गतिविधियों को शामिल किया जाना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि लोक प्रशासन एक विधा के रूप में,
ये तो गतिविधि के रूप में हमने देखा। एक विधा, विधा यानी एक विषय के रूप में। इसका कार्यक्षेत्र क्या हो सकता है? यहां पे भी दो अलग अलग उपागम है, दो अलग अलग अप्रोच। यहां पे जब आप एक विषय के रूप में पढ़ते हैं कि आखिर इस सब्जेक्ट में हमें उस सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या पढ़ना होता है, तो हम इसको भी दो भाग में बांट देते हैं। एक है पोस्ट कॉर्ब उपागम और एक है सब्जेक्ट मैटर अप्रोच यानी विषय वस्तु उपागम। अभी बताऊंगा क्या है क्या नहीं है, सब कुछ क्लियर होगा, घबराइए नहीं। जब इतना सब कुछ क्लियर हो चुका है पहले वाले, तो ये सब क्या है? पोस्ट कॉर्ब उपागम। देखिए, पोस्ट कॉर्ब अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है, खास करके लोक प्रशासन में। पोस्ट कॉर्ब एक विचार है, एक दृष्टि है, और यूं समझिए कि पोस्ट कॉर्ब में ये जो एक एक लेटर आप देख रहे हैं, पी, ओ, एस, डी, ये लेटर अपने आप में लोक प्रशासन के विषय के अंतर्गत जिन चीजों का हम अध्ययन करते हैं उसी का शॉर्ट फॉर्म है। अभी मैं बताऊंगा कि क्या है। यहाँ पे याद रखना पहले ये है कि इस पोस्ट कॉर्ब का जो मतलब एक तरीके से कॉन्सेप्ट है, ये पोस्ट कॉर्ब की जो संकल्पना किसने दिया? यह संकल्पना दिया है लूथर गुलिक। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मैं जब कोई विद्वान का नाम आपको लिखाता हूं, लिखता हूं, समझ लीजिए 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आने, उन्हीं में से आएंगे। इसलिए अच्छे से चीज़ों को थोड़ा सा आप अपने कॉपी में शामिल कर लीजिएगा। बाकी जैसा मैंने आपसे कहा कि जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका हैंड रिटन बेहतरीन नोट्स मेरे ऐप में जाइए, आपको मिल जाएंगे। स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं करना है। पोस्ट कॉर्ब उपागम देखिए, ठीक है। पोस्ट कॉर्ब उपागम में तो अब आप सबसे पहले तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें पढ़ना है कि आखिर पोस्ट कॉर्ब क्या होता है। पोस्ट कॉर्ब क्या होता है समझ लीजिए, मैं फटाफट बोल देता हूं। पोस्ट का मतलब होता है, सॉरी, पी फॉर प्लानिंग। पी फॉर, देखिए, पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग या ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। एस फॉर स्टाफिंग, मैं हिंदी भी लिखवा दूंगा सबका। डी फॉर डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग। सी फॉर, सॉरी सी नहीं, दोनों मिला के सी ओ, कोऑपरेटिंग, ठीक है। आर फॉर रिपोर्टिंग और बी फॉर बजटिंग, ठीक है। अब देखिए क्या है, सबकी हिंदी में लिख दे रहा हूं। प्लानिंग की हिंदी हो गई योजना बनाना या योजना निर्माण करना। ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, संगठित करना, संगठन बनाना। स्टाफिंग कहने का मतलब कर्मचारी। डायरेक्टिंग यानी निर्देशन, निर्देश देना। कोऑपरेटिंग, कोऑपरेटिंग कहने का मतलब समन्वयन, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? समन्वयन। रिपोर्टिंग, तो इसका हिंदी रिपोर्टिंग ही होता, रिपोर्ट करना किसी चीज़ को। और बजटिंग कहने का मतलब क्या हो गया? कि बजट निर्माण करना। अब जैसा मैंने आपसे बताया कि ये कॉन्सेप्ट दिया गया है लूथर गुलिक नाम के एक विद्वान ने, और लूथर गुलिक ये कहते हैं कि लोक प्रशासन के विषय के अंतर्गत केवल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन्हीं 7 चीज़ों का अध्ययन करना चाहिए। लूथर गुलिक ये कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन है, कोई भी संस्था है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, एनीथिंग, एनी इंस्टीट्यूशन, यही 7 चीज़ उनका काम रहता है, यही 7 चीज़ उन्हें करना होता है एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर।
और चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर यही 7 चीजें करनी होती हैं, इसलिए यही 7 चीज उसका विषय क्षेत्र है। यही है पोस्ट गॉर्ब अप्रोच। जब एक विषय के रूप में हम देखें तो कहा गया, लूथर गुलिक ने ये कहा कि लोक प्रशासन के विषय के अंतर्गत पोस्ट गॉर्ब दृष्टिकोण के अंतर्गत यही उसका विषय क्षेत्र है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑपरेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। किंतु ये जो पूरा का पूरा ये जो अप्रोच है लूथर गुलिक का, इसकी कई आलोचनाएं भी हैं और मैंने अपने नोट्स में दे रखा है, आप जाइएगा, जानबूझ के दे रखा है, कहीं गलती से पोस्ट गॉर्ब पे ही अगर एक बड़ा मेंस का क्वेश्चन डाल दे तो आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब में एक एक पैराग्राफ 2-2, 3-3 लाइन का लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसकी कुछ आलोचनाएं भी की गई हैं, लूथर गुलिक की इस कॉन्सेप्ट की आलोचना की गई है। पहली तो बात यही आलोचना की गई है कि भाई देखिए, मैं समझा देता हूं आपको कि पोस्ट गॉर्ब दृष्टिकोण ये मानता है कि किसी भी संगठन या संस्था के यही 7 काम होते हैं। सबसे पहले तो इसी पर डाउट है, इस यह लाइन ही गलत है। यहां पर इस मत या इस तथ्य की अनदेखा किया गया कि 2 अलग अलग संस्थाओं के काम 2 अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम काम नहीं होगा, यही 7 सबको करना होता है, यह तथ्य सही नहीं है। पहली आलोचना तो उसकी ये होती है। दूसरी आलोचना ये होती है कि ये जो पूरा का पूरा उपागम है, ये जो अप्रोच है, ये जो पोस्ट गॉर्ब दृष्टिकोण है, ये केवल और केवल कुछ आम तकनीक पर विचार करता है। बहुत सिंपल जो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, जो एक कॉमन बातें इसी पर केवल विचार करता है। दूसरी बात, तीसरी, ये तो दूसरी होगी। तीसरी आलोचना ये कहा गया कि यहाँ पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, यहाँ पे मूल रूप से देखिए क्या होता है, कोई भी लोक प्रशासन, मूलतः लोक प्रशासन का जो काम है वो नीति निर्माण करना और उसको इम्प्लीमेंट करना। तो कहा गया कि नीति निर्माण और इम्प्लीमेंटेशन के काम को इन 7 में ठीक से जगह नहीं दिया गया। पोस्ट गॉर्ब के अंतर्गत एक संस्था के द्वारा नीति का जो निर्माण किया, पॉलिसी फॉर्मुलेशन और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, ये दोनों को जगह नहीं मिल पाई है। और इसलिए अंत में कहा गया आलोचना के तौर पर कि पोस्ट गॉर्ब दृष्टिकोण लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र को अत्यंत ही संकीर्ण बना देता है, अत्यंत ही सीमित कर देता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। समझ में आई मेरी बात? ठीक है ना? तो ये है एक, हमने एक उपागम ये बताया। अब आइए विषय वस्तु उपागम के बारे। विषय वस्तु उपागम क्या कहता है कि देखिए, इसके अंतर्गत कई सारे एक्टिविटीज आते हैं। क्या क्या? जैसे मान लीजिए लोक प्रशासन, सरकार का काम रक्षा देना है या कानून व्यवस्था लागू करना है, एजुकेशन ठीक करना है, स्वास्थ्य ठीक करना है, कृषि एग्रीकल्चर को ठीक करना है, सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा। तो कई सारे और अलग अलग विषय पर एक सरकार को या एक संस्था को काम करना होता है ना। और इन सेवाओं के निर्वहन के लिए हो सकता है कि इन काम को करने के लिए पोस्ट गॉर्ब एक तरीका हो सकता है कि पोस्ट गॉर्ब यानी की ज़रूरत पड़े, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है, लेकिन इसके अलावा इसमें विशेषज्ञता चाहिए, दक्षता चाहिए, तकनीकी ज्ञान का होना बहुत आवश्यक होता है। और इस प्रकार यह कहा जाए तो यह विषय वस्तु उपागम है। क्या कहा गया कि लोक प्रशासन के अंतर्गत जो इसका जो विषय क्षेत्र है वो अत्यंत ही व्यापक है, जिसमें एक सरकार, एक देश की सरकार के अंतर्गत जितने भी प्रकार की जिम्मेदारियां या कार्य आते हैं वो सब के सब लोक प्रशासन के भी विषय का कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये कहा गया विषय वस्तु उपागम में। और अंत में याद रखिएगा आपको क्या करना है कि आपको एक कंक्लूजन देना है। याद रखिएगा, कंक्लूजन हमेशा देना होगा, निष्कर्ष हमेशा देना होगा। और निष्कर्ष क्या देना होगा? कहा जाए, लिखिएगा कि लोक प्रशासन कैंची की 2 धार है। जो हमने अपने नोट्स में आपको लिख करके दिया है वो देखिए लिखा हुआ है कि निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन कैंची की तरह 2 धारों वाला उपकरण है, 2 अलग अलग धारों वाला उपकरण है। एक तरफ जिसकी पहली धार पोस्ट गॉर्ब है तो दूसरी धार विशेषज्ञता आधारित अन्य ज्ञान या विषय वस्तु आधारित अन्य ज्ञान भी है। ठीक है, यानी आपने फिर दोनों को क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। यही है लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र। जितना भी जो भी मैंने लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के तौर पर आपके साथ चर्चा करा है उसको एक बार मैं कंक्लूड कर दूं। फाइनली हमने आपको ये बताया, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था लोक प्रशासन का
कार्य क्षेत्र। और लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत सबसे पहले मैंने आपको बताया कि लोक प्रशासन को ही पहले हमने दो भागों में बांट करके आपको बताया। एक तो लोक प्रशासन एक क्रियाकलाप के रूप में, एक एक्टिविटी के रूप में और दूसरा हमने बताया लोक प्रशासन एक विधा के रूप में, एक विषय के रूप में। ठीक है। और क्रियाकलाप के रूप में जो हमने आपको बताया उसमें भी हमने आपको इसको बोला कि इसको दो भाग में बांट दिया। एक हो गया संकुचित मत या संकुचित दृष्टिकोण और एक हो गया व्यापक मत। ठीक है। जिसमें से ये कहा कि इसके संकुचित मत के तहत जो इसका विषय क्षेत्र है वो कार्यपालिका तक सीमित है और इसके अंतर्गत क्या है तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों ही अंगों के एक्टिविटीज़ को या क्रियाकलाप को शामिल किया जाता है लोक प्रशासन के अंतर्गत। और यहाँ विधा के रूप में जो हमने अभी चर्चा करी आपसे, इसके भी हमने आपको दो अलग अलग बात बताई कि एक यह पोस्ट कॉर्ब, और पोस्ट कॉर्ब क्या होता है ये भी हमने आपको बताया, इसकी कई संदर्भ में आलोचना हुई वो भी बताया। और दूसरा विषय वस्तु आधारित दृष्टिकोण या विशेषज्ञता आधारित दृष्टिकोण, कुल मिलाकर के ये कहा। और अंत में हमने क्या कहा कि नहीं, एक तरीके से सबका सार ले लिया और कंक्लूड कर दिया कि भाई इसके अंतर्गत व्यापक मत को ही ज़्यादा तवज्जो दिया जाना चाहिए और यहाँ भी इन दोनों ही चीज़ों की आवश्यकता होती है। और अगर हम मतलब ठीक तरीके से अगर हम सरकार के जो लक्ष्य हैं, सरकार के जो काम कार्यशैली है या जो काम है, जो जिम्मेदारियाँ हैं उस पर अगर बहुत माइक्रो लेवल पर जा कर के विचार करें तो हमें मिलेगा कि लोक प्रशासन में पोस्ट कॉर्ब के साथ साथ विशेषज्ञता, दक्षता और विषय वस्तु आधारित जो उसका अप्रोच है, उस विषय वस्तु, विभिन्न विषय वस्तु हैं लोक प्रशासन के काम में, रक्षा देना, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को ठीक से चलाना, गरीबी दूर करना। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक मतलब व्यापक संदर्भ लेते हुए पोस्ट कॉर्प के साथ साथ विषय वस्तु आधारित जो दृष्टिकोण है वो उसको भी शामिल किया जाना चाहिए लोक प्रशासन के कार्यक्षेत्र में। और किसी भी विषय के कार्यक्षेत्र को जितना भी विस्तार हम देंगे उतना ही बेहतर तरीके से वह विषय अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल हो पाता है। तो कुल मिलाकर के ये हमने अभी आपको बताया लोक प्रशासन का कार्यक्षेत्र। ठीक है। जैसा मैंने आपको कहा कि आप आराम से हमारे ऐप को डाउनलोड करिए और उस ऐप में आपको ये सारी चीज़ें हैंड रिटन बेहतर नोट्स के रूप में आपको मिल जाएंगे, PDF। ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। उर्मिला क्लासेस ऐप को आपको डाउनलोड करना है।